नमस्कार दोस्तों, आज 31 जुलाई 2025 है। सरदार उधम सिंह को शहीद हुए 84 साल हो चुके हैं। आइए जानते हैं उनके जीवन के बारे में। सर्द हवाओं में लिपटी हुई एक सुबह थी। तारीख थी 26 दिसंबर 1899। पंजाब के मालवा क्षेत्र के एक छोटे से गांव सुनाम में एक बच्चे ने जन्म लिया जिनका नाम था उधम। उस दौर का पंजाब गुलाम भारत का वो टुकड़ा था जहां खेतों में हरियाली कम थी और दिलों में दर्द ज़्यादा था। उधम का जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ। उनके पिता रेलवे वॉचमैन थे और उनकी मां बीमारी से जूझती रहती थी। कहते हैं कोई भी बच्चा बचपन में ही सीख जाता है कि वो किस मिट्टी का बना है। उधम ने यह बहुत जल्दी सीख लिया क्योंकि जब वह सिर्फ 3 साल के थे उनकी मां की मृत्यु हो गई और 7 साल की उम्र में उनके पिता भी चल बसे। अब वो बिल्कुल अकेले थे। उधम को अमृतसर के एक अनाथालय में भेज दिया गया। वहाँ खाने को रोटी थी, सिर के ऊपर छत थी, लेकिन माँ की ममता और पिता की छाया नहीं थी। इस अनाथालय ने उन्हें किताबों से जोड़ा। उन्होंने पढ़ना शुरू किया, सवाल पूछना सीखा और सबसे बड़ा सवाल किया। और यह सवाल यह था, क्यों हम गुलाम हैं? क्यों अंग्रेजों को इतना अधिकार है? क्यों कोई आवाज़ नहीं उठाता? ये वही दौर था जब अंग्रेज अफसर अपने घोड़ों के नीचे किसानों की जिंदगी कुचलते जा रहे थे और स्कूलों में हमें सिखाया जाता था गॉड सेव द क्वीन। उधम चुप था, लेकिन भीतर कोई लावा पल रहा था। एक सवाल, एक खोज और एक छुपी हुई आग। वो बस 13 साल के हुए थे और उन्होंने पहली बार गुस्से से भगवान को देखा। उधम को नींद नहीं आती थी। वो अक्सर अपनी माँ को पुकारते थे, लेकिन अब माँ नहीं थी। अब सिर्फ था एक सपना। बस यह सपना था आज़ादी का सपना। कहते हैं जिनके पास कोई नहीं होता वो खुद को सबसे बड़ा बना लेते हैं, लेकिन उससे पहले तन्हाई उन्हें गढ़ती है, तोड़ती है और तराशती है। अमृतसर का केंद्रीय खालसा अनाथालय एक ऐसी जगह जहां रोटियां बंटती थीं पर माँ की ममता नहीं, जहां सिर पर छत तो थी लेकिन साया नहीं, जहां पढ़ाई तो होती थी लेकिन प्यार नहीं। उधम किताबों से पढ़ता था पर उसकी आंखें अक्सर दीवारों के आर पार देखा करती थी, जैसे वो जानना चाहता हो कि उस गेट के बाहर क्या है। क्या सच में कोई आज़ाद दुनिया है? वो स्कूल में सबसे तेज थे, गणित में अच्छे, पंजाबी उर्दू दोनों पढ़ लेते थे, और लेकिन जब देशभक्ति की बात होती थी तो उनकी आंखों चमक जाती थीं। उधम को वो लाइनें कभी नहीं रटी नहीं जाती थीं, गॉड सेव द क्वीन। उन्हें समझ नहीं आता था एक पराई रानी के लिए दुआ क्यों। एक दिन एक बुजुर्ग क्रांतिकारी आया अनाथालय में और उसने बच्चों को भारत की माता की तस्वीर दिखाई। उधम ने पहली बार भारत माता को एक माँ की तरह देखा। वो तस्वीर उसके मन में कहीं बस गई। अब उधम को समझ आने लगा था कि उनके माता पिता की मौत तो एक त्रासदी थी, पर देश की गुलामी तो यह हर रोज़ मरने जैसा था। रास्ते में वो सपने देखता, कहीं दूर एक देश है जहाँ से एक फिरंगी आए हैं और वहीं कहीं एक दिन उसका बदला भी छुपा है। जब बागी लड़के खेलते उधम कविताएं लिखता था, कभी आज़ादी पर, कभी माँ पर, और ये पंक्तियाँ उसकी आत्मा को सींच रही थी। मैं अकेला हूँ लेकिन मैं डरता नहीं हूँ क्योंकि मेरा लक्ष्य मुझसे बड़ा है। उधम सिंह डायरी नोट्स लिखते हैं और वह लिखते हैं वो अब बस एक अनाथ नहीं है, वह अब अपने देश की तलाश में एक सिपाही था, एक खामोश योद्धा जो बोलता कम था पर सोचता बहुत ज़्यादा था। लेकिन क्या वो जानता था कि आने वाली सालों में उनकी ये चुप्पी ब्रिटिश साम्राज्य को हिला देगी। और सरदार उधम सिंह ने 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था और वह
इसी मेले में पहुंचे। पंजाब के लोग त्यौहार मना रहे थे और अंग्रेज सजा देने की तैयारी कर रहे थे। अमृतसर का जलियांवाला बाग एक शांत जगह थी जहां लोग इकट्ठा हुए थे रॉलेट एक्ट के विरोध में अपने अधिकारों की बात करने के लिए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये दोपहर उनका आखिरी त्यौहार बन जाएगा। नहीं उन्हें पता था कि वह यहाँ मारे जाएंगे। 13 अप्रैल की दोपहर जनरल डायर अपने 90 सैनिकों को साथ लेकर बाग में प्रवेश करता है और बाग के सभी गेट बंद करवा देता है और बिना रुके 10 मिनट तक बिना रुके गोलियां चलती रहीं और जिसमें 1600 से ज़्यादा राउंड्स बच्चे, महिला, जवान को भेद गए। कोई लोग भाग नहीं पाए। लोग कुएं में कूद गए, मारे गए और जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन सारे मारे गए। 13 साल का ऊधम था, उसी बाग में था। उसकी आंखों के सामने इंसानियत का कत्ल हुआ। उसी दिन ऊधम कुछ नहीं बोला, लेकिन उनकी आत्मा चीखी। वो अपने आंसू पोंछ नहीं पाया क्योंकि हाथ खून से रंगे थे। वो जख्मी लोगों को उठाता रहा, कुछ मरते समय उसका नाम पुकारते रहे। ब्रिटिश सरकार ने कहा 379 लोग मारे गए, लेकिन जलियांवाला बाग की मिट्टी आज भी कहती है कि हजारों चीखें थीं और सिर्फ एक बंदूक नहीं, एक हुकूमत चली थी। उस रात ऊधम ने कुछ लिखा नहीं, लेकिन उसके दिल में एक वाक्य उभर गया, मैं इसका बदला लूँगा। जलियांवाला बाग ने उस बच्चे को एक आग बना दिया। अब वो सिर्फ अनाथ नहीं था, वो एक लक्ष्य था। वो इंतजार करेगा, मौका ढूंढेगा और तब जिएगा जब तक उस गोली की गूंज लंदन की दीवारों से टकरा ना जाए। क्या आपने कभी कोई ऐसा जख्म देखा है जो भरने की बजाय हर दिन गहरा होता जाए? सन 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं में से एक मानी जाती है, लेकिन इस घटना से एक ऐसे शख्स जन्मा जिसने अकेले ब्रिटिश साम्राज्य के किले में घुसकर उन्हें हिला दिया। आज हम बात करेंगे उस खामोश कसम की जो 19 साल के लड़के ने ली। ऊधम सिंह अनाथालय से निकला एक युवा जिसने अपनी आंखों के सामने सैकड़ों मासूमों को मरते देखा, लेकिन उसने सिर्फ आंसू नहीं बहाए, उसने याद रखा 1899 जन्म हुआ और 1917 में अनाथालय गए और 1919 में नरसंहार देखा और 1920 में हसरा में शामिल हुआ। ऊधम की सोच को दिशा मिली भगत सिंह जी से। दोनों की मुलाकात लाहौर में हुई और ऊधम उनके विचारों से गहराई से प्रभावित हुए। हसरा यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का हिस्सा बनकर ऊधम ब्रिटिश राज के खिलाफ सीधा संघर्ष करने लगे। क्रांति लाना मेरा कर्तव्य है, यह ऊधम सिंह कहा करते थे। अब यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, ऊधम ने ओडायर को मारने की कसम बदले के लिए नहीं ली थी। उनका उद्देश्य था सिंबॉलिक जस्टिस, एक संदेश देना था, भारत चुप नहीं रहेगा। ऊधम सिंह अब ब्रिटिश इंटेलिजेंस की नज़रों में आ चुके थे। उन पर निगरानी रखी जा रही थी, लेकिन वो हर बार अपना नाम, चेहरा और ठिकाना बदल देते थे। इस नाम के पीछे एक बहुत गहरी सोच थी। उन्होंने नाम रखा था राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। भारत के तीनों धर्मों का प्रतिनिधित्व और आज़ादी का संदेश। 1924 से 1934 तक ऊधम सिंह लगातार एक देश से दूसरे देश घूमते रहे। उन्होंने हथियारों की ट्रेनिंग ली, फेक पासपोर्ट बनाए और मिशन की हर डिटेल पर काम किया। लगभग 10 साल तक वो सिर्फ एक पल का इंतजार कर रहे थे, जिस दिन ओडायर की सांसें रुकें। ऊधम सिंह अब कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह एक आंदोलन बन चुका था। वह खुद में एक आंदोलन थे और अब वह दिन दूर नहीं था जब लंदन के बीचों बीच वो इतिहास के सबसे चौंकाने वाले इंसान और इंसाफ की नींव रखने वाला व्यक्ति बना। उन्होंने भारत के लोगों का मार्गदर्शन किया और जनरल डायर तो मर चुका था, उन्होंने उसे मार दिया, लेकिन उसका सबसे बड़ा समर्थक
जलियांवाला बाग नरसंहार का असली रचयिता माइकल ओडायर अभी जिंदा था और उसे मारने के लिए ऊधम सिंह लंदन में थे। और ऊधम सिंह 1934 में ब्रिटिश पासपोर्ट के जरिए लंदन पहुंचे। फर्जी नाम राम मोहम्मद सिंह आज़ाद, और एक ऐसा नाम जो पूरे भारत की आवाज़ बन जाए। अब ऊधम का नाम मिशन शुरू हो चुका था। वो रोज़ कैक्शन हॉल आता जाता, वो डायर की मीटिंग्स की जानकारी इकट्ठा करता। मैंने उसे 21 साल से तलाशा, अब वो मेरी 21 फुट रेंज में था। ऊधम सिंह ने एक पुरानी किताब की जिल्द में पिस्तौल छिपाई थी। ब्रिटिश इंटेलिजेंस को इसकी भनक भी नहीं लगी। 13 मार्च 1940 को कैक्स्टन हॉल वेस्टमिनिस्टर माइकल ओडायर भारत पर एक भाषण देने वाला था। बातें हो रही थीं भारतीयों की लॉयल्टी, साम्राज्य का गौरव और अंग्रेजी न्याय। तभी एक व्यक्ति उठा, शांत दृढ़, उसके हाथों में एक किताब थी। किताब खुली और गोली चली। पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ऊधम ने भागा न छिपा। ऊधम सिंह ने कबूल किया कि उसने ओडायर को मारा, लेकिन बजाय बदला नहीं थी। यह एक संदेश था, एक चेतावनी कि भारत अब चुप नहीं रहेगा। मैंने मारा, हाँ, क्योंकि वह दोषी था। हजारों मासूमों के खून का एक अकेले आदमी ने साम्राज्य के दिल में गोली मारी थी, लेकिन उसकी गूंज पूरे हिंदुस्तान में सुनाई दी। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। ब्रिटिश कोर्ट, फांसी की सजा और वो अंतिम भाषण जो इतिहास में अमर हो गया। कभी कभी इंसाफ हथियार से नहीं, शब्दों से दिया जाता है। लेकिन क्या हो जब एक आदमी इंसान के नाम पर कानून को चुनौती दे दे। 24 मार्च 1940 लंदन सेंट्रल क्रिमिनल कोर्ट ओल्ड वैली। आरोपी राम मोहम्मद सिंह आज़ाद, जुर्म माइकल ओडायर की हत्या। इसमें जज उनसे पूछते हैं, जज आर यू गिल्टी? ऊधम सिंह जी कहते हैं, आई एम नॉट गिल्टी, आई डिड एंड आई एम प्राउड ऑफ व्हाट इट। ऊधम सिंह ने जुर्म कबूल किया, लेकिन उसकी वजह सुनकर पूरा ब्रिटिश सिस्टम चौंक गया। ऊधम सिंह का बयान ब्रिटिश इतिहास में सबसे स्पष्ट राजनीतिक बयानों में से एक था। उन्होंने कहा, ड्रामेटिक स्टाइल में उन्होंने कहा, आई डोंट केयर अबाउट स्टेंस ऑफ डेथ, आई एम डाइंग फॉर माई कंट्री, आई हैव सीन माई पीपल स्टार्विंग इन इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल, आई प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश imperialism, you may hang me, but this will not silence the cry of my people। बिंदु क्रांतिकारी नजरिया ब्रिटिश अदालत की नज़र थी। मकसद न्याय और संदेश हत्या, तरीका प्रतीकात्मक कार्रवाई और कानून गैर कानून था। बयान प्रेमदास और भाषण आत्मदोष का था। कुछ ब्रिटिश अखबारों ने ऊधम सिंह को रेडिकल किलर कहा, लेकिन कई बुद्धिजीवियों और आम लोगों ने उसे फ्रीडम फाइटर माना। यह वो दौर था जब ब्रिटेन खुद युद्ध में था और ऊधम सिंह का केस उन्हें आईना दिखा रहा था। वो दूसरों को लोकतंत्र सिखाने से पहले खुद अपने साम्राज्य को देखो। 4 जून 1940 को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई। जज, यू विल बी हैंग्ड बाय नेक अंटिल यू आर डेड। ऊधम सिंह का अंतिम उत्तर था, आई एम नॉट अफेयर टू डाई, आई फॉट फॉर माई पीपल। भारत में जैसे ज्वालामुखी फूट पड़ा हो, सड़कों पर विरोध, अखबारों में संपादकीय और स्कूलों में बच्चों के साथ ऊधम सिंह की कहानियाँ सुननी शुरू कर दी। और ऊधम सिंह सेक्रीफाइस विल बी रिमेम्बर्ड फॉर जनरेशंस। ऊधम सिंह केवल एक शूटर नहीं थे, वो विचारधारा थे जो कहती है अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम उसे लाएंगे। शहीद ऊधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को फांसी दी गई, लेकिन उनके आखिरी शब्द थे, डाउन विथ ब्रिटिश एम्पायरलिज्म। जिसने जलियांवाला बाग का बदला नहीं, इंसाफ लिया, वो सदा के लिए अमर हो गया। 31 जुलाई 1940 सुबह के 9 बज रहे थे। लंदन के पेंट वैली जेल के फाटक बंद थे, लेकिन उस दिन इतिहास का दरवाजा खुला। शहीद ऊधम सिंह के लिए 31 जुलाई की सुबह ऊधम सिंह ने अपने डायरी के पन्ने पलटे और एक आखिरी खत लिखा अपने देश के नाम।
मैंने अपने देश के लिए जान दी, मुझे कोई अफसोस नहीं है। आज़ादी के लिए मरना सबसे पवित्र कर्म है। और वह 9 बजे ऊधम सिंह को फांसी के पास ले जाया गया और उन्हें फांसी दे दी गई। और उनके आखिरी शब्द हैं डाउन विथ ब्रिटिश सिंपलिज्म, जिसमें भारत में खबर पहुंचाना। और ब्रिटिश सरकार ने फांसी की खबर को दबाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही दिनों में यह समाचार भारत पहुंच गया। लाहौर, अमृतसर, दिल्ली, इलाहाबाद, हर शहर में पोस्टर लगाए गए, शहीद ऊधम सिंह अमर रहे। ऊधम सिंह ने भगत सिंह की विरासत को जी कर दिखाया। ऊधम सिंह सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे, वो विचार थे कि अगर सत्ता अन्याय करे तो जवाब भी न्यायपूर्ण हो सकता है, लेकिन निर्भीक नहीं। उन्होंने कहा ऊधम सिंह कोर आइडियोलॉजी, उनका सिद्धांत विवरण था साम्राज्यवाद का विरोध करो, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्पष्ट विरोध, धर्मनिरपेक्षता, राम मोहम्मद सिंह आज़ाद नाम में ही एकता, प्रतिरोध, नैतिक बल, हिंसा नहीं न्याय का संदेश। ब्रिटेन में कई बुद्धिजीवी इस घटना से हिल गए। कुछ ने तो मांग की कि ब्रिटिश राज की नीति की समीक्षा की जाए। दिस इज एक्ट वॉज नॉट मोर रिवेंज, इट वॉज मैसेज। 1974 में भारत सरकार ने ऊधम सिंह के पार्थिव अवशेषों को वापस लाने की पहल की। 34 साल बाद ऊधम सिंह अपने देश लौटे शहीदों की तरह। ऊधम सिंह का जीवन हमें यह सिखाता है कि कभी कभी इतिहास को बदलने के लिए एक अकेला आदमी काफ़ी होता है। जब भी इंसाफ के लिए एक आवाज़ उठेगी, उस आवाज़ में ऊधम सिंह की गूंज जरूर होगी। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि एक भारतीय क्रांतिकारी ब्रिटिश साम्राज्य के दिल लंदन तक जाएगा और वहाँ एक ऐसी कार्रवाई करेगा जिससे पूरी सरकार हिल जाएगी। लेकिन ऊधम ने सोचा नहीं था। 1933 में से 34 के बीच ऊधम सिंह कई देशों में घूमे। उन्होंने रूस, जर्मनी, पोलैंड और आखिरकार इंग्लैंड में घूमे। मैं उस वक्त तक लौटूंगा नहीं जब तक इंसाफ की गोली वो डायर तक ना पहुंचे। ऊधम सिंह ने न सिर्फ अपनी पहचान छुपाई, बल्कि वो ब्रिटेन में मजदूरी करके अपनी पहचान रजिस्टर भी करवाते रहे ताकि उन पर शक ना हो। ऊधम सिंह को पता था कि उन्हें जो करना है वो कानून के खिलाफ है, लेकिन न्याय के हक में है। नो वन एल्स मस्ट गेट इन्वॉल्व, दिस इज माई बर्डन, माई जस्टिस। ऊधम सिंह का मिशन प्लान था टारगेट ओडायर, लोकेशन एक्सटन हॉल, लंदन। तारीख 13 मार्च 1940। हथियार 45 रिवॉल्वर, स्मगलर। प्लान सभा में घुसना और गोली चलाना। ऊधम सिंह को पता था कि अगर वो पकड़े जाते तो मौत पक्की है, लेकिन उनकी नज़रें इस मिशन से नहीं हटी। कैक्सटन हॉल में एक बैठक थी जिसमें माइकल ओ डायर भी मौजूद था। दिस इज नॉट रिवेंज, दिस इज जस्टिस। गोली लगने के बाद ऊधम सिंह ने भागने की कोशिश नहीं की। उन्होंने खुद को सरेंडर कर दिया ताकि वो अपनी बात कह सकें दुनिया को सुनाकर। ब्रिटिश पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई भारतीय इतनी चालाकी से ब्रिटेन आकर अंग्रेज अफसर की हत्या कर दे और फिर मुस्कुराते हुए गिरफ्तार हो जाए। सब्जेक्ट इज क्लैम कंपोस्ट सोनो रिमोर्स, मिथ सच्चाई। ये सिर्फ बदला था या जलियांवाला बाग का न्याय। ऊधम अकेले नहीं थे, पूरा मिशन उन्होंने अकेले किया। वो क्रोध में थे, पूरी तरह शांत और केंद्रित थे। ब्रिटिश सरकार ने मनोचिकित्सकों की एक टीम बुलाई। ऊधम सिंह की मानसिक स्थिति जांचने के लिए नतीजा है निकला कि वो बिल्कुल संतुलित और स्थिर थे। ऊधम सिंह ने कहा, आई एम नॉट मैन, आई एम रिवोल्यूशनरी। जिस क्रांतिकारी को दुनिया ने भुला दिया वो फिर से गरज उठा एक विदेशी जमीन पर और ब्रिटिश साम्राज्य के दिल में न्याय की आवाज़ छोड़ आया। कैक्सटन हॉल की दीवारें आज भी उस दिन की गूंज को याद करती हैं जब एक भारतीय ने इतिहास को बदल दिया। मौत आएगी लेकिन चुप नहीं रहूँगा। ये मुकदमा सिर्फ एक हत्या का नहीं था, ये ब्रिटिश साम्राज्य पर खड़ा सवाल था और इसका आरोपी था एक भारतीय जिसने कहा, एस आई डिड इट एंड आई एम प्राउड। 4 जून 1940 ट्रायल की
तारीख तय हुई जगह थी सेंट्रल क्रिमिनल कोर्ट, ओल्ड वैली, लंदन। इस ट्रायल को ब्रिटिश मीडिया ने द इंडियन एसोसिएशन ट्रायल कहा, लेकिन असल में यह था ए फ्रीडम फाइटर्स स्टेटमेंट। जज ने पूछा, डू यू प्लेड गिल्टी और नॉट गिल्टी? ऊधम सिंह जी ने कहा, आई डोंट प्लेड गिल्टी, आई से डिड इट, आई डोंट रिग्रेट इट। एक्चुअल कोर्ट ट्रांसपोर्ट कहता है, आई हैड टू डू इट, इट डिस्पर्ट टू बाय वॉच द रूल कोर्ट जलियांवाला बाग मिस्केल। यह पहली बार था जब किसी भारतीय ने ब्रिटिश अदालत के सामने अपनी क्रांति को जस्टिफाई किया बिना डरे। यह तारीख थी 10 जून। ऊधम सिंह के बयान दर्ज किए गए। 13 जून डिफेंस लॉयर ने उनका पक्ष रखा। 15 जून गवाहों के बयान। 23 जून अंतिम फैसला हो। मैंने इसलिए मारा क्योंकि वह हत्यारा था। अगर उसे कोई सजा नहीं दे रहा था तो मैंने न्याय किया। जब ब्रिटिश सरकार ने कहा कि ये एक आतंकी है तो ऊधम सिंह ने कहा, मैं एक सिपाही हूँ भारत माँ का। आई एम नॉट अफेयर्ड ऑफ डेथ, आई एम प्राउड टू डाई फॉर माई पीपल। कोर्ट के हर सवाल का जवाब वो दृढ़ता से देते, उनका आत्मविश्वास डगमगाया नहीं। यहाँ तक कि उन्होंने अपना नाम कहा, राम मोहम्मद सिंह आज़ाद, राम हिंदू, मोहम्मद मुस्लिम, सिंह सिख, आज़ाद भारत, यूनिटी इन वन में। 23 जून 1940 को ऊधम सिंह को मौत की सजा सुनाई गई। जज ने ऐलान किया, यू आर hereby sentenced to death by hanging। और तो राम मोहम्मद सिंह आज़ाद उर्फ सरदार ऊधम सिंह जी ने कहा, थैंक यू माई लॉर्ड, नाउ आई हैव डन माई ड्यूटी। उन्होंने मौत को दंड नहीं सम्मान माना और अपने आगे शब्दों में ब्रिटिश अदालत को आईना दिखा दिया। ये ट्रायल सिर्फ ऊधम सिंह का नहीं था, ये ब्रिटिश साम्राज्यवाद की नैतिकता का ट्रायल था। यू कैन किल मी बट नॉट द वॉइस ऑफ माई पीपल। 31 जुलाई 1940 लंदन का पेंटनविल जेल। अंधेरा था लेकिन एक कोठरी रोशन थी। वहाँ कोई मरने नहीं जा रहा था, वहाँ कोई इतिहास में जगह लेने जा रहा था। 30 जुलाई की रात ऊधम सिंह ने अपनी आखिरी चिट्ठी लिखी अपने दोस्तों, भारतवासियों और इतिहास के नाम। मुझे मरने का दुख नहीं, अगर मेरे लहू से देश को जागने में मदद मिले तो यह जीवन सफल है। उन्होंने ना कोई अफसोस जताया न डर दिखाया, जैसे वो मौत का नहीं किसी नई सुबह का इंतजार कर रहे हों। 31 जुलाई 1940 सुबह के 6 बजे ऊधम सिंह को फांसी पर के पास ले जाया गया और उनके अंतिम शब्द, आई एम डाइंग फॉर माई कंट्री। एक पल में शरीर चला गया पर आत्मा उनकी अमर हो गई। ब्रिटिश सरकार ने इस खबर को छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लंदन की रिपोर्ट लीक हो गई और भारत के हर क्रांतिकारी को जैसे फिर से एक आग लग गई। और पंडित नेहरू के मंच से कहते हैं, शहीद ऊधम सिंह हैज नॉट डाइड, ही हैज बिकम द सिंबल। भगत सिंह के बाद अगर किसी शहीद की शहादत ने भारतीय युवाओं को झकझोरा तो वह थे ऊधम सिंह। ब्रिटिश सरकार ने उनकी लाश परिवार को नहीं सौंपी, उन्हें जेल के पीछे गुमनाम कब्र में दफनाया गया। लेकिन नाम मिटाकर इतिहास नहीं मिटता। आज उनकी पहचान मिटा देने वाली वो जगह एक तीर्थ है। 1974 में पंजाब सरकार
नाम में दोनों बचपन में भारत को गुलाम देखा और जलियांवाला बाग ने दोनों को झकझोर कर रख दिया। पढ़े लिखे, तेज बुद्धि परिवार से क्रांति का संस्कार, गहरी वैचारिक समझ भगत सिंह क्रांति वैचारिक थी। वो समाजवाद, समानता और सांप्रदायिक एकता की बात करते थे। उनके लिए आज़ादी का मतलब था सिर्फ अंग्रेजों से मुक्ति नहीं, बल्कि पूंजीवाद, धर्मांतरण से आज़ादी चाहिए। उधम सिंह क्रांति अधिक भावनात्मक बदले पर केंद्रित थी। वो जलियांवाला बाग को भूले नहीं थे। उनके लिए मिशन सीधा था, वो डायर को मारना। भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका, लेकिन किसी को जानबूझकर नहीं मारा। उनका मकसद था आवाज़ को बुलंद करना, क्रांति की गूंज पहुंचाना। उधम सिंह ने सीधे गोली चलाई, वो डायर को अदालत में मारा। उनकी चुप्पी में गूंज थी, लेकिन तरीका पूरी तरह व्यक्तिगत प्रतिरोध पर आधारित था। भगत सिंह जी का बयान है, इंकलाब जिंदाबाद, मैं नास्तिक हूँ, मेरा धर्म मानवता है। उधम सिंह का बयान, मैंने मार डाला वो डायर को, मैं उसे दोबारा मारता अगर वह जिंदा होता। एक तरफ आदर्शवादी क्रांतिकारी, दूसरी तरफ भावनात्मक योद्धा, दोनों में जुनून समान पर अभिव्यक्ति अलग। भगत सिंह ने विचारों की विरासत छोड़ी, उन्होंने विचारधारा का मसीहा कहा गया। उधम सिंह कम बोले, लेकिन इतिहास के सबसे सटीक एक्शन में अमर हो गए। अगर भगत सिंह की सोच की क्रांति थी तो उधम सिंह शपथ की क्रांति थे। एक ने सपना दिखाया, दूसरे ने उसका बदला लिया। शहीद हो गए उधम सिंह, लेकिन क्या उनकी सोच भी मर गई? क्या आज का भारत उस त्याग को समझता है जिसके लिए उन्होंने जान दी? हमने उधम सिंह को किताबों में डाल दिया, एक लाइन में पढ़ा, उन्होंने जलियांवाला बाग का बदला लिया, लेकिन क्या यह काफ़ी है? कितनी बार हमें खुद से पूछा, अगर हमें होते हुए उधम सिंह की जगह क्या वह वही करते? क्या इतनी हिम्मत रखते? उधम सिंह सिर्फ एक आदमी को नहीं मारा, उन्होंने उस व्यवस्था को ललकारा था जो निर्दोषों की जान लेती थी और खुद को कानून कहती है। उधम सिंह की सोच थी अन्याय का प्रतिकार। याद रखना, लहू कभी बेकार नहीं जाता। जब सरकार जुल्मी हो तो चुप रहना भी गुनाह है। ये सोच आज भी जिंदा हो सकती है अगर हमें सिर्फ शहीद दिवस तक सीमित ना करें। आज हम आज़ाद हैं, पर क्या सच में आज़ाद सोचते हैं? उधम सिंह ने धर्म नहीं देखा, जाति नहीं देखी, सिर्फ एक जख्म देखा और फैसला लिया। आज उधम सिंह को जिंदा रखने का तरीका है नफरत नहीं फैलाना, सच्चाई से डटना और बदलाव के लिए आवाज़ उठाना। सच्चाई के लिए लड़ो, चाहे अकेले रह जाओ। उधम सिंह ने 21 साल इंतजार किया, पूरी दुनिया के खिलाफ खड़े रहे। क्रांति सिर्फ बंदूकों से नहीं होती, संकल्प से होती है। उनका बदला प्लानिंग, धैर्य और साहस का प्रतीक था। अपने इतिहास को मत भूलो। जो देश अपने शहीदों को भूल जाता है वो फिर से गुलाम बन जाता है, वो भी मानसिक रूप से। उधम सिंह को याद रखना आसान है, पर उधम सिंह जैसा बनना मुश्किल। अगली बार जब आप अन्याय देखें तो तब तय करें, क्या आप बस देखेंगे या उधम सिंह तरह खड़े होंगे। क्रांति कभी मरती नहीं, वो अगली पीढ़ी के अंदर बनती है। आज 31 जुलाई 2025 उधम सिंह को शहीद 84 साल पूरे हो चुके। अगर वो आज हमारे बीच होते तो आज इस भारत को देखकर क्या कहते? मैंने जिस आज़ादी के लिए जान दी वह कैसी है? क्या वो गुलामी से मुक्त हैं या सिर्फ रंग बदले हैं? भारत आगे बढ़ा है, सड़कों पर रोशनी है, लेकिन कुछ चेहरों पर अब भी अंधेरा है। गरीब अब भी सवाल करता है कि किसान अब भी होता है। क्या उधम सिंह का सपना ब्रिटिश हटाने तक का था? उनका सपना था न्याय, समानता और गरिमा। ये नौजवान भारत की जान, लेकिन क्या इन्हें बताया गया कि इनकी ताकत क्या है? उधम सिंह आज जिंदा होते तो शायद किसी इंस्टाग्राम पर रील नहीं, बल्कि किसी छोटे गांव के स्कूल में होते, बच्चों को जागरूक करते हुए। इतिहास सिर्फ याद नहीं किया जाता, उसे जिया जाता है। जो देश अपने शहीदों की सोच नहीं समझता वो फिर गुलाम बनता है, वो भी मानसिक रूप से। आज का भारत मोबाइल में तेज है, लेकिन संवेदनाओं में सुस्त, और यही लड़ाई अब शुरू होती है सोच को आज़ाद करने की। उधम सिंह उनके अंतिम समय, मैं मरा नहीं, मैं उस हर नौजवान में जिंदा हूँ जो अन्याय देखकर खामोश नहीं रहता। मैं उस हर किताब में हूँ जो सच बोलने की हिम्मत रखती है। मैं हर उस दिल में हूँ जो भारत को वही बनाना चाहता है जिसका सपना हमने देखा था। 31 जुलाई 2025 सिर्फ शहादत की तारीख नहीं, चेतना का दिन है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद।